आगे मॉर्फोलॉजी देखते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या होगा, रिगार्डलेस ऑफ द कॉज यानी एटियोलॉजी, सारी जो फॉर्म्स हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वो एसोसिएटेड होती हैं कि उनमें हमें मीडियल हाइपरट्रॉफी मिलेगी पल्मोनरी मस्कुलर की, यानी पल्मोनरी मस्कुलर आर्टरीज़ की और इलास्टिक आर्टरीज़ की मीडियल हाइपरट्रॉफी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा पल्मोनरी आर्टीरियल एथेरोस्क्लेरोसिस हमें मिलेगा और राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी मिलेगी। अब प्रेजेंस ऑर्गेनाइजिंग और रिकैनालाइज जो थ्रोम्बाई हैं उनकी जो प्रेजेंस है वो फेवर करेगी रिकरेंट पल्मोनरी इम्बोलाई हों एज अ कॉज एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफ्यूज पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ठीक है, डिफ्यूज पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी हमें मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे इसने बात की कि जब थ्रोम्बाई बन जाता है तो उसके ऑर्गेनाइजिंग और रिकैनालाइज्ड अगर थ्रोम्बाई हमें मिलेंगे तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट को रिकरेंट पल्मोनरी इम्बोलाई होते रहेंगे। ठीक है, मतलब उसको बार बार हो रहे हैं इम्बोलाई, जिसकी वजह से उसकी अब ऑर्गेनाइजिंग भी हो रही है और रिकैनालाइजेशन हो रही है। फिर कह रहा है कि अगर इसके साथ अगर किसी को पेशेंट को डिफ्यूज पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी है या सीवियर इम्फाइसीमा है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी है तो ये पॉइंट करेगा टू द क्रोनिक हाइपोक्सिया एज अ इनिशिएटिंग इवेंट। ठीक है, इस तरह के पेशेंट में मतलब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने से पहले जो है ये भी चीज़ें अगर हैं तो उनको हमेशा हाइपोक्सिया क्रोनिक हाइपोक्सिया रहेगा। ठीक है, एज अ इनिशिएटिंग इवेंट, शुरू में मतलब हाइपोक्सिया होगा। वेसल की चेंजेस जो होंगे ना वो इंटायर पूरे के पूरे आर्टीरियल ट्री को इन्वॉल्व करेंगे। कहाँ से, मेन जो पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं वहाँ से लेके आर्टीरियोल्स तक सबको इन्वॉल्व करेंगे वेसल चेंजेस। 13.26 इसमें फिगर में देखें, यहाँ पे इस ए फिगर में देखें, यहाँ पे वास्कुलर चेंजेस दिखाए गए हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। इस ए फिगर में पहले देखें तो एथेरोमा दिखाया गया है। इस एथेरोमा फॉर्मेशन अ चेंज यूजुअली लिमिटेड टू द लार्ज पल्मोनरी आर्टरी। ये बी फिगर है, इसमें मार्क्ड मीडियल हाइपरट्रॉफी दिखाई गई है। और ये सी फिगर है जिसमें प्लेक्सीफॉर्म लेजन है जो कि कैरेक्टरिस्टिक है एडवांस्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन की, जो हमें स्मॉल आर्टरीज़ में मिलती है। ठीक है, एडवांस केस में स्मॉल आर्टरीज़ में ये प्लेक्सीफॉर्म लेजन मिलेगी। इसकी डिटेल देखें तो कह रहा है कि सिवियर जो केसेस होंगे उनमें हमें एथेरोमेटस डिपॉजिट्स मिलेंगे जो कि पल्मोनरी आर्टरी में बन जाते हैं और उसके मेजर ब्रांचेस में, जैसा कि यहाँ हमने देखा सिवियर केसेस में। उसके बाद कह रहा है आर्टीरियोल्स और जो स्मॉल आर्टरीज है ना वो भी प्रोमिनेंटली अफेक्ट होती हैं मीडियल हाइपरट्रॉफी जो यहाँ हुई थी वो उनमें होगी। ठीक है, और इंटीमल फाइब्रोसिस हो जाएगी, यानी जो इंटीमा लेयर होती है ब्लड वेसल की उसकी फाइब्रोसिस होगी। और समटाइम जो है ना ल्यूमेन नैरो हो जाएगा जो कि पिन पॉइंट करेगा चैनल्स को। एक अनकॉमन या लेकिन कैरेक्टरिस्टिक जो पैथोलॉजिक चेंज है वो हमने जो अभी देखा पिक्चर में भी, प्लेक्सीफॉर्म लेजन बनेगी। इसको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें टफ्ट ऑफ कैपिलरी बन जाता है जो इसमें मतलब मौजूद होता है, जो एक नेटवर्क या एक वेब की तरह का दिख रहा होता है। और ये पूरे मतलब जो लूमेन है ना डायलेटेड थिन वॉल्ड स्मॉल आर्टरीज का उसको मतलब फिल कर रहा है और वो एक्सटेंड करेगा, इतना ज़्यादा होगा कि वो बाहर वेसल से बाहर भी आ रहा है प्लेक्सीफॉर्म नेटवर्क। ठीक है, तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पैथोलॉजिक फाइंडिंग। अब क्लिनिकल फीचर्स देखें तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन सिम्टम्स दिखाए मतलब प्रोड्यूस करेगी जब डिजीज़ एडवांस हो जाती है, तब जाके सिर्फ मतलब बहुत देर से इसके सिम्टम्स आएंगे। इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन ज़्यादातर वुमेन में बहुत कॉमन है जो कि 20 से 40 साल की उम्र में की हैं और ये ओकेजनली यंग चिल्ड्रन में भी होता है। इसका प्रेजेंटिंग फीचर ऐसा है कि पेशेंट डिस्निया के साथ आएगा और उसको फटीग होगी, लेकिन पेशेंट्स जो हैं वो एंजाइनल चेस्ट पेन के साथ भी कुछ आते हैं। ओवर टाइम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा उनको, साइनोसिस हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी अपीयर होगी और डेथ हो जाएगी। डेथ क्यों हो रही है? डीकम्पनसेटेड कोर पल्मोनल की वजह से, जो कि सुपर इम्पोज हो जाता है, मतलब उसके साथ जो है वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म और निमोनिया भी सुपर इम्पोज हो जाता है 2 या 5 साल के अंदर अंदर, और ये ऐसा 80% लोगों में होता है। ठीक है, डीकम्पनसेटेड कोर पल्मोनल हुआ, उसके साथ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म और निमोनिया हो गया और आगे जाके डेथ हो गई।
अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है अंडरलाइंग कॉज के ऊपर। उन लोगों के लिए जिनको सेकेंडरी डिजीज़ हुई है तो थेरेपी जो है वो ट्रिगर पे ही टारगेटेड होगी कि जिस कॉज क्या है उसका, यानी जैसे एग्जांपल थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़ है या हाइपोक्सीमिया की वजह से हुआ है तो उसको हमने ट्रिगर को टारगेट करना है। अब वैरायटी ऑफ वेज़ोडाइलेटर भी जो है अब यूज़ किए जाते हैं वेरिंग सक्सेस के साथ उन लोगों में जिनको ग्रुप 1 डिजीज़ हो या रिफ्रैक्टरी डिजीज़ हो बिलोंगिंग टू द अदर ग्रुप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लंग ट्रांसप्लांटेशन भी जो है ये भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए। दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज सिंड्रोम्स, यानी हेमरेज सिंड्रोम है एल्वियोलर ही लेकिन डिफ्यूज़ है। अब पल्मोनरी हेमरेज जो है ये ड्रामेटिक कॉम्प्लिकेशन है, असल में कुछ इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर्स में ऐसा होता है, पल्मोनरी हेमरेज होती है। इनमें जो है सो कॉल्ड पल्मोनरी हेमरेज सिंड्रोम्स हैं। उनमें सबसे पहला है गुड पेस्चर सिंड्रोम, दूसरा इडियोपैथिक पल्मोनरी हीमोसिड्रोसिस और तीसरा है ग्रेन्युलोमेटोसिस विथ पोलीएंजाइटिस। सबसे पहला डिटेल में देखेंगे गुड पेस्चर सिंड्रोम। गुड पेस्चर सिंड्रोम जो है अनकॉमन ऑटो इम्यून डिजीज़ है असल में, जिसमें क्या होता है लंग और हमारी किडनी की इंजरी होती है जो सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से हुई है, जो हमारे टाइप 4 कोलेजन के अगेंस्ट बनी है। और ये टाइप 4 कोलेजन असल में इंट्रिंसिक होता है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन्स रीनल ग्लोमेरुलाई की और पल्मोनरी एल्वियोलाई की, उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये टाइप 4 कोलेजन पाया जाता है। इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगी, वो जाके उनको डिस्ट्रॉय करेंगी और गुड पेस्चर सिंड्रोम हो जाएगा। गुड हो गया। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ट्रिगर करेंगी डिस्ट्रक्शन और इन्फ्लामेशन कॉज करवा देंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन की हमारे पल्मोनरी एल्वियोलाई में, रीनल ग्लोमेरुलाई में, जिसके नतीजे में क्या होगा नेक्रोटाइजिंग हेमरेजिक इंटरस्टिशियल नेम्यूनाइटिस और रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, लंग में ये हो गया और किडनी में ये हो गया नेक्रोटाइजिंग हेमरेजिक इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब मॉर्फोलॉजी पे आए तो लंग्स जो है हमें इस केस में यानी गुड पेस्चर सिंड्रोम में हमें हैवी मिलेंगे और उनमें रेड ब्राउन कंसोलिडेशन मिलेगी। रेड ब्राउन कंसोलिडेशन क्यों हो रही है? डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज हुई है उस वजह से। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें फोकल नेक्रोसिस मिलेगी एल्वियोलर वॉल्स की, जो कि इंट्रा एल्वियोलर हेमरेज की वजह से हुई है नेक्रोसिस। फाइब्रस थिकनिंग मिलेगी हमें सेप्टा की और हाइपरट्रोफिक टाइप 2 न्यूमोसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, ये पिक्चर आपने अच्छी तरह से याद करनी है कि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स की हाइपरट्रॉफी हो रही है, सेप्टा थिक हो गए हैं, फाइब्रस फोकल नेक्रोसिस मिल रही है। नेक्रोसिस क्यों हो रही है? हेमरेज की वजह से हो रही है और अंदर जो है वो रेड ब्राउन कंसोलिडेशन हो रही है जो कि डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज की वजह से। इसके अलावा हमें हीमोसिड्रिन बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्यों हीमोसिड्रिन ज़्यादा है? क्योंकि वही बात है हेमरेज ज़्यादा हो रही है। अर्लियर एपिसोड्स आए हैं हेमरेज के 13.27 इस फिगर में देखें तो यहाँ पे डिफ्यूज़ एल्वियोलर हेमरेज सिंड्रोम दिखाया गया है। ये ए फिगर में लंग बायोप्सी स्पेसिमेन है जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ इंट्रा एल्वियोलर हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द थिकन फाइब्रस सेप्टा। ठीक है, थिकन फाइब्रस सेप्टा है, उनके ऊपर ये मैक्रोफेजेस हैं जो कि हीमोसिड्रिन से भरे हुए हैं। उसके बाद ये बी फिगर है जिसमें टिश्यू जो है उसको हमने स्टेन किया है प्रूशियन ब्लू के साथ, जो कि आयरन स्टेन है। अब इसमें हाईलाइट हुआ है एबंडेंट इंट्रा सेलुलर हीमोसिड्रिन, ठीक है, जो कि सेल्स के अंदर है। उसके बाद कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक लीनियर पैटर्न ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन डिपोजिशन मिलेगी हमें, यूजुअली IgG, समटाइम्स IgA या IgM भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली IgG मिलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हॉलमार्क डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है, रीनल बायोप्सी स्पेसिमेन में ये हमें मिलेगा। ठीक है, लीनियर पैटर्न ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन डिपोजिशन, इसको अच्छी तरह रट लें। और ये ऑल्सो हमें एल्वियोलर सेप्टा में भी मिल सकता है, वैसे ये रीनल बायोप्सी में मिलेगा। मोस्ट जो केसेस होते हैं ना गुड पेस्चर सिंड्रोम के, वो उन पेशेंट्स में होते हैं जो कि टीन्स या 20s की उम्र के होते हैं। इन कंट्रास्ट टू द मैनी अदर ऑटो इम्यून डिजीजेस, इसमें जो है ये मेल प्रिपोंडेंस ज़्यादा है, मेल्स में ज़्यादा होगा।
मेजॉरिटी ऑफ इसके जो पेशेंट है वो एक्टिव स्मोकर्स होते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखाई है वंस डेसिमल प्रोग्नोसिस। प्लाज्मा एक्सचेंज जो है ना वो रिमूव कर देगा उन ऑफेंडिंग एंटीबॉडीज़ को, और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो है वो इनहिबिट ही कर देंगी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को। विद सीवियर रीनल डिजीज़ रीनल ट्रांसप्लांटेशन वो हमें करनी होगी। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरे पे सिंड्रोम पे, जो कि है ग्रेन्युलोमेटोसिस एंड पोलीएंजाइटिस। मोर देन 80% जो होते हैं लोग जिनमें ग्रेन्युलोमेटोसिस होता है और पोलीएंजाइटिस GPA, जिसको हम पहले वेजिनर्स ग्रेन्युलोमेटोसिस भी कहते थे, तो मोर देन 80% इस तरह के लोग जो है वो डेवलप कर जाएंगे अपर रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस एट सम टाइम इन देयर कोर्स। ये जो है चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पे हम सिर्फ सैलिएंट पल्मोनरी फीचर्स देखेंगे। लंग लेजन्स जो हैं उनमें हमें कैरेक्टराइज्ड कॉम्बिनेशन मिलेगा नेक्रोटाइजिंग वैस्कुलाइटिस का। वैस्कुलाइटिस यानी वेसल्स इन्फ्लेम हुई है, नेक्रोटाइजिंग एंजाइटिस हुआ है, ठीक है। और पैरेन्काइमल नेक्रोटाइजिंग ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन मिलेगी। पैरेन्काइमा में इन्फ्लामेशन तो हुई है लेकिन नेक्रोटाइजिंग भी है जिस तरह ये था, लेकिन ग्रेन्युलोमेटस होगी। साइंस और सिम्टम्स जो है वो स्टेम करते हैं फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक अफेक्ट होगा तो उसमें हमें साइंस क्रोनिक साइनोसाइटिस के मिलेंगे, एपिस्टेक्सिस मिलेगा, नाक से खून आना, और नेज़ल परफोरेशन। लंग्स अगर इन्वॉल्व होंगे इसमें होते भी हैं तो कफ मिलेगी पेशेंट में, और हीमोप्टाइसिस और चेस्ट पेन। एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ PR3 ANCAs, ये जो है ना 95% ऑफ द केसेस में ये हमें एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़। ये चैप्टर 10 में वैसे इसकी डिटेल है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आपने ये मेन पॉइंट्स जो हैं उसकी क्लिनिकल पिक्चर आपने अच्छी तरह से याद रखनी है दिमाग में कि ये किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, और लेजन्स जो हैं लंग की वो कहाँ मिलेंगी हमें। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे डिटेल में, जो कि है पल्मोनरी इन्फेक्शंस। पल्मोनरी इन्फेक्शन जो है इन द फॉर्म ऑफ नमूनिया, ये रिस्पॉन्सिबल है 1/6 ऑफ ऑल डेथ्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी 1/6 जो डेथ होती है US में वो सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी इन्फेक्शंस की वजह से हो रही है। नमूनिया जो है वो ब्रॉडली डिफाइन हुआ है कि कोई भी ऐसा इन्फेक्शन लंग्स का अगर हो पेशेंट को तो हम उसको नमूनिया कह देंगे। कोई भी इन्फेक्शन, एनी इन्फेक्शन। नॉर्मली हमारा जो लंग पैरेन्काइमा है वो स्टेराइल होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव इम्यून एंड नॉन इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म मौजूद है, जो कि थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सटेंड कर रहा है हमारे नेज़ोफेरिंक्स से लेकर एल्वियोलर एयर स्पेस तक। ठीक है, ये फिगर देखिए, इसमें जो है दिखाया गया है हमारे लंग का डिफेंस मैकेनिज्म। सबसे पहला जो है वो ए फिगर देखें, इसमें इनेट डिफेंस दिखाया गया है अगेंस्ट इन्फेक्शन। सबसे पहले देखें नंबर 1, नॉर्मल लंग में क्या होगा कि रिमूवल माइक्रोबायल ऑर्गेनिज्म का डिपेंड करता है इंट्रैपमेंट इन द म्यूकस ब्लैंकेट। ठीक है, म्यूकस ब्लैंकेट में उसकी इंट्रैपमेंट होगी सबसे पहले। यहाँ से देखें, ये नंबरिंग मेंशन है, इसको भी देखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, म्यूकस ब्लैंकेट में इंट्रैपमेंट हो गई और रिमूवल होता है बाय मींस ऑफ म्यूकोसीलियरी एलिवेटर की मदद से। नंबर 2 देखें तो फैगोसाइटोसिस हो जाएगी हमारे एल्वियोलर मैक्रोफेजेस की मदद से, तो वो किल करेंगे और डिग्रेड कर देंगे ऑर्गेनिज्म को, और उसको ना एयर स्पेस से रिमूव कर देंगे बाय माइग्रेटिंग ऑन टू द म्यूकोसीलियरी एलिवेटर। देन नंबर 3 देखें तो फैगोसाइटोसिस और किलिंग होगी न्यूट्रोफिल्स की मदद से, जो कि रिक्रूट हुए हैं बाय द मैक्रोफेज के फैक्टर्स से, मतलब मैक्रोफेज ने फैक्टर्स बनाए और फिर न्यूट्रोफिल्स आए हैं वहाँ पे। नंबर 4 देखें, फिर कॉम्प्लीमेंट एंटर करेगा एल्वियोलाई के अंदर और फिर वो एक्टिवेट हो सकता है अल्टरनेटिव पाथवे के ज़रिए, और ऑप्शनल C3 भी बना देगा, जो कि फैगोसाइटोसिस को और इन्हेंस करेगा। एंड देन नंबर 5, ऑर्गेनिज्म और वो जो इंजेस्ट हुए हैं फैगोसाइट्स से वो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स में जाएंगे और वहाँ पे इनिशिएट करवाएंगे इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद ये अगला B फिगर देखें तो एडिशनल मैकेनिज्म जो है ना वो ऑपरेट करते हैं आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी। इसमें सबसे पहले नंबर 1 देखें
तो सिक्रीटेड IgA जो है वो ब्लॉक कर देगी अटैचमेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एपिथेलियम के साथ हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। एंड देन नंबर 2 क्या होगा कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीरम एंटीबॉडीज़ जो है ना IgM और IgG जो होती हैं ये प्रेजेंट होंगी एल्वियोलर लाइनिंग फ्लूइड में, और ये एक्टिवेट कर देंगी हमारे कॉम्प्लीमेंट को, मोर एफिशिएंटली एक्टिवेट करेंगी बाय द क्लासिक पाथवे, और उसके नतीजे में C3b बनेगा। C3b जो है ना, C3b दिखाया नहीं गया फिगर में लेकिन वो बनेगा, ठीक है। इन एडिशन IgG जो है वो भी ऑप्सोनिन है। उसके बाद ये देखें नंबर 3, तो एक्यूमुलेशन होगी हमारे इम्यून टी सेल्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन बाय वायरसेस एंड अदर इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल हो गए, उनकी मदद से उसको कंट्रोल करने के लिए। दैट्स इट, ठीक है। आपको अक्सर समझ आ गया होगा। तो मतलब ऐसा बहुत ही इफेक्टिव हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। तो वल्नरेबिलिटी लंग की इन्फेक्शन के लिए डिस्पाइट दीज, इस तरह के इतने अच्छे डिफेंस मैकेनिज्म के बावजूद जो है वो इतनी सरप्राइजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 बात तो ये कि बहुत से जो माइक्रोब्स हैं वो होते ही एयरबोर्न हैं, और रेडली हम जैसे सांस लेते हैं तो लंग्स में चले जाते हैं। दूसरी बात ये कि नेज़ोफेरेंजियल जो फ्लोरा है वो भी रेगुलरली हम एस्पायरेट कर रहे होते हैं जब हम सो रहे होते हैं, या इवन हेल्दी इंडिविजुअल्स भी उसको एस्पायरेट कर रहे होते हैं। नंबर 3, लंग की जो डिजीज़ है ना वो ऑफन लोअर लोकल इम्यून डिफेंसेस कर देती है, मतलब हमारा लोकल इम्यून डिफेंस भी जो है उसको कम कर देती है, लोअर कर देती है लंग की डिजीज़। तो मतलब इम्यूनिटी कम हो जाएगी, बेशक इतनी अच्छी इम्यूनिटी है लेकिन लंग की डिजीज़ में और कम हो जाती है। तो इसलिए मतलब पल्मोनरी इन्फेक्शंस होते रहते हैं। अब इम्पॉर्टेंस इम्यून डिफेंस की कि वो प्रिवेंट कराएं, हमारी पल्मोनरी इन्फेक्शंस ना करवाएं, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो एम्फेसाइज हुई है पेशेंट्स में जो कि इनहेरिटेड या फिर एक्वायर्ड डिफेक्ट्स के साथ होते हैं। उनकी इन्नेट इम्यूनिटी में ऐसा डिफेक्ट आ जाए, जैसे कि उनके न्यूट्रोफिल्स में और कॉम्प्लीमेंट डिफेक्ट्स आ जाए, या एडाप्टिव इम्यूनिटी में कोई डिफेक्ट आ जाए जैसे ह्यूमरल इम्यून डेफिशिएंसी। ये सारी जो है ना ये लीड करती हैं टू एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस विथ पायोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया वाला इन्फेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अब पेशेंट्स हैं जिनमें MYD88 जो कि एक एडाप्टर प्रोटीन है उसमें अगर म्यूटेशन आ जाती है तो ये प्रोटीन सिग्नलिंग के लिए चाहिए होती है टोल लाइक रिसेप्टर्स को। तो इस तरह के जो पेशेंट होंगे म्यूटेशंस वाले तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल होंगे कि उनको सीवियर नेक्रोटाइजिंग न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस हो जाएं। जबकि पेशेंट्स जिनमें कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं उनकी IgA की प्रोडक्शन में, जो कि मेजर हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन है एयरवे की सिक्रीशंस में होती है जो आपने फिगर भी देखा, तो इसी की कमी होगी तो ये ज़्यादा रिस्क पे होंगे फॉर नमूनियाज जो कि इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स करवाते हैं, जैसे कि न्यूमोकोकस हो गया, H इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, अगर T helper 1 सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का जो है वो डिफेक्ट आ गया है तो इसके नतीजे में भी इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स वाले इन्फेक्शन जैसे एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। अब मच मोर कॉमनली लाइफस्टाइल चॉइसेस जो है ना वो इंटरफेयर करती हैं होस्ट इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म के साथ और फैसिलिटेट करती हैं इन्फेक्शंस। फॉर एग्जांपल जैसे अब कोई सिगरेट स्मोक करता है तो सिगरेट स्मोकिंग से ना म्यूकोसिलरी क्लियरेंस हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और पल्मोनरी मैक्रोफेजेस की एक्टिविटी भी। और अल्कोहल जो है वो क्या करती है, वो न्यूट्रोफिल को फंक्शन को इम्पेयर कर देती है, एज वेल एज खांसी करवाती है, एपिग्लोटिक रिफ्लेक्सेस करवाती है, जिसके नतीजे में एस्पायरेशन का जो है ना वो रिस्क बढ़ जाता है अल्कोहल से। तो लाइफस्टाइल भी मतलब बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन्फेक्शंस में। फिर कह रहा है बैक्टीरियल नमूनियाज जो है वो क्लासीफाई हुए हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक एटियोलॉजिक एजेंट, यानी कॉज कौन सा है उस हिसाब से हमने उनको क्लासीफाई किया है। इफ़ नो पैथोजन कैन बी आइसोलेटेड बाय द क्लिनिकल सेटिंग इन विच द इन्फेक्शन अकर, ऑल टुगेदर 7 distinct clinical settings are recognized, each associated with fairly distinct group of pathogens summarized in table 13.5। टेबल देखिए इसमें समराइज हुए हैं नमूनिया सिंड्रोम्स एंड इम्प्लीकेटेड पैथोजेंस कौन से होंगे, ठीक है। तो ये रीड कर लेते हैं। सबसे पहला है कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल नमूनिया। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, SCQ, तो आपने अच्छी तरह से याद करना है।
तो CAP यानी कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म से होगा? उनमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरक्सेला कैटारिलिस, स्टेफिलोकोकस ओरियस, लीजियोनीलिया न्यूमोफिलिया, इंटेरोबैक्टीरिया जो क्लेप्सिलिया नमूनिया है, माइकोप्लाज्मा नमूनी, क्लेमाइडिया नमूनिया, कोक्सीलिया ब्रुनटी यानी क्यू फीवर, ये बैक्टीरियल हो गए। अब कम्युनिटी एक्वायर्ड ही लेकिन वायरल नमूनिया कौन सा है? उसमें रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस आता है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंजा A एंड B एडल्ट्स, एडिनो वायरस मिलिट्री रिक्रूट्स में। तीसरा नमूनिया है नोजोकोमियल नमूनिया। ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स से होता है जो कि इंटेरोबैक्टीरिया से बिलोंग करती हैं, जैसे क्लेप्सिलिया, सेरेशिया मेरिसेंस, ई कोलाई और सूडोमोनास जैसे, और इसके अलावा स्टेफिलोकोकस ओरियस से, यूजुअली जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट होता है। देन एस्पायरेशन नमूनिया होता है। एस्पायरेशन नमूनिया ज़्यादातर जो एन एरोबिक ओरल फ्लोरा है हमारा, बैक्टीरियोस, प्रिवोटेला, फ्यूसीबैक्टीरियम, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, उनसे होता है जो कि एरोबिक के साथ एडमिक्स्ड हुआ हो। एरोबिक कौन सा? एस नमूनिया, एस ओरियस, एच इन्फ्लुएंजा, सूडोमोनास ओरिजिनोसा। देन क्रोनिक नमूनिया। क्रोनिक नमूनिया नोकार्डिया से, एक्टिनोमाइसिस से होता है। ग्रेनुलोमेटस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, कोक्साइडो इम्यूनिटिस, ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस। नंबर 6 होता है नेक्रोटाइजिंग नमूनिया एंड लंग एब्सेस। ये भी एन एरोबिक बैक्टीरिया ही करवाते हैं। ये एक्सट्रीमली कॉमन है, विथ और विदाउट मिक्स्ड एरोबिक इन्फेक्शन। ज़रूरी नहीं है, एरोबिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एन एरोबिक होगा मोस्ट कॉमन। एस ओरियस से भी होता है, के नमूनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, टाइप 3 न्यूमोकोकस, ये अनकॉमन है। एंड लास्ट है नमूनिया इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में साइटोमेगलोवायरस की वजह से होता है नमूनिया, न्यूमोसिस्टिस जिरोविसी से, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, इन्वेजिव एस्परजिलोसिस, इन्वेजिव कैंडिडियासिस, यूजुअल बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल ऑर्गेनिज्म जो हमने ऊपर सारे देखे, उन यूजुअल से भी जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में हो ही जाता है। तो ये हमने 7 डिस्टिंक्ट क्लिनिकल सेटिंग्स में देखी नमूनिया। Thus, consideration of the clinical setting can be helpful guide when antimicrobial therapy has to be empirically given. ठीक है, क्लिनिकल सेटिंग का हमें पता हो जब हमने पेशेंट को एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देनी हो तो उसके लिए ये हेल्पफुल रहता है। सबसे पहला नमूनिया डिटेल में करेंगे जो कि है कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल नमूनियाज। बैक्टीरियल नमूनियाज जो है ना वो ऑफन फॉलो करते हैं वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को, यानी पहले वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, उसके बाद बैक्टीरियल नमूनिया हो जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी दैट इज़ के न्यूमोकोकस जो है ना ये बहुत ही कॉमन है, मोस्ट कॉमन कॉज है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया का। ठीक है, और ये हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिलेटिव कॉमन पैथोजेंस भी देखेंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है उसमें ये न्यूमोकोकल इन्फेक्शन जो है ना ये इंक्रीज फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है 2 क्लिनिकल सेटिंग में। पहला क्रोनिक डिजीज़ में, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ये होता है, COPD में, डायबिटीज़ में। ठीक है, दूसरा कंजेनाइटल या एक्वायर्ड डिफेक्ट्स जब आ जाएं इम्यूनोग्लोबुलिन की प्रोडक्शन में, जिनको हम जैसे कि एग्जांपल एक्वायर्ड में तो एड्स आ जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। किसी किसी को अगर कंजेनाइटल जिनकी IgA वगैरह नहीं बन रही तो उनमें ये कॉमन है। इन एडिशन अगर किसी की डिक्रीज या फिर एब्सेंट है, स्प्लीनिक फंक्शन ही नहीं कर रही, जैसे सिकल सेल डिजीज़ में ऐसा होता है, या फिर स्प्लीनेक्टोमी के बाद मतलब स्प्लीन काम ही नहीं कर रही, तो स्प्लीन काम नहीं करती तो इस तरह के लोगों में ना रिस्क बढ़ जाता है ओवरवेलमिंग न्यूमोकोकल सेप्सिस का। ठीक है, अब आप रिकॉल करें कि स्प्लीन जो है वो उसमें लार्जेस्ट कलेक्शन होती है फेगोसाइट्स की जो हमारी बॉडी में पूरे ओवरऑल, और ये मेजर ऑर्गन है जो कि हमारे न्यूमोकोकाई को ब्लड में से रिमूव करती है, स्प्लीन। ठीक है, तो स्प्लीन ही नहीं रहेगी तो इन्फेक्शन होगा। तो स्प्लीन का जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। पॉलीसेक्राइड्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ भी इसी ने बनानी होती हैं, जो कि डोमिनेंट प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारे इनकैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट। तो स्प्लीन नहीं है तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तो प्रेजेंस न्यूमरस न्यूट्रोफिल्स की स्पूटम में अगर हमें मिले न्यूट्रोफिल्स, इसके अलावा टिपिकल ग्राम पॉजिटिव लेंसेट शेप के डिप्लोकोकाई मिले तो ये सपोर्ट करता है डायग्नोसिस के पक्का इसको न्यूमोकोकल निमोनिया ही है।
लेकिन ये बात भी आपने अच्छी तरह याद रखनी है कि स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया जो है ना, ये पार्ट होता है हमारे एंडोजीनस फ्लोरा का। 20% लोगों में होता है नॉर्मली, और इसीलिए फाल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें मिल सकते हैं। तो आइसोलेशन न्यूमोकोकाई की ब्लड कल्चर से जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, लेकिन लेस सेंसिटिव है इन अर्ली फेज ऑफ इलनेस में। ठीक है, सिर्फ 20 से 30% जो पेशेंट होते हैं ना, उनके पॉजिटिव ब्लड कल्चर्स आते हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन्स जो है उनमें क्या होता है, कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड्स फ्रॉम द कॉमन सीरोटाइप्स आर यूज्ड इन द इंडिविजुअल्स जो कि हाई रिस्क पे होते हैं फॉर द न्यूमोकोकल सेप्सिस। उसके बाद अगला ऑर्गेनिज्म है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दोनों इनकैप्सुलेटेड और अनइनकैप्सुलेटेड जो फॉर्म्स है एच इन्फ्लुएंजा की, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का। फॉर्मर यानी कैप्सुलेटेड इनकैप्सुलेटेड वाली जो फॉर्म है वो पार्टिकुलरली लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी कैप्सूल वाला जो होगा ना वो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग नमूनिया है बच्चों में। ठीक है, कैप्सूल खतरनाक है। ऑफन आफ्टर अ रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन, ये भी मतलब वायरल इन्फेक्शन के बाद ही होता है। एडल्ट्स जो हैं जो रिस्क पे होंगे फॉर डेवलपिंग द इन्फेक्शन, उनमें वो एडल्ट्स आते हैं जो क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ वाले हों, जैसे कोई ऐसा जिसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक है, एच इन्फ्लुएंजा बहुत ही कॉमन बैक्टीरियल कॉज है। एक्यूट एक्जिबरेशंस जो होती है ना सीओपीडी में, वो क्यों होती है, उनका बहुत ही कॉमन कॉज एच इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन है। एनकैप्सुलेटेड एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये भी पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज थी एपिग्लोटाइटिस की, एपिग्लोटिस की इन्फ्लामेशन हो जाना। एंड सुपरेटिव मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन, मेनिंजीज की इन्फ्लामेशन सुपरेटिव फर्स्ट वाली। लेकिन अब जो है ना वैक्सीन इस ऑर्गेनिज्म की इन्फेंसी में हम यूज़ करते हैं, तो उसने जो है रिस्क को कम कर दिया है। अगला ऑर्गेनिज्म है मोरक्सेला कटैरिलिस। ये भी इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज हुआ एज अ कॉज